दोस्तों जैसा कि हम आपके चैप्टर नंबर 31 को लेकर चल रहे थे और वो जो चैप्टर है आपका गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस, ठीक है। तो इसमें हमने युग्मक जनन के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि युग्मक जनन किसे कहते हैं। तो मानव के जननों में उपस्थित आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। फिर दोस्तों हमने समझा कि जो जनन है वो किन को कहते हैं या कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आद्य जनन जो कोशिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, क्लियर। उसके बाद हमने एक और महत्वपूर्ण बिंदु देखा कि जो युग्मक जनन की प्रक्रिया है एक हार्मोन द्वारा प्रेरित की जाती है, और वो हार्मोन कौन सा था, FSH, ठीक है, जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, कुटिका प्रेरक हार्मोन। तो इसकी हमने पूरी प्रक्रिया देखी कि किस प्रकार इस हार्मोन द्वारा युग्मक जनन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, ठीक है। तो हमने पूरा पढ़ लिया। तो उसके बाद हमने देखा कि युग्मक जनन जो है वो दो प्रकार से होता है, मतलब नर में अलग से और मादा में अलग से। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे नरों में युग्मक जनन या सीधा शुक्राणुओं का निर्माण या बोलेंगे शुक्र जनन। तो पहला जो हेडिंग है वो ध्यान रखना, वो क्या है, शुक्र जनन या शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा हम इसको लिख देंगे शुक्र जनन। निर्माण की प्रक्रिया तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसी में पढ़ेंगे, लेकिन वो स्टेप्स में पढ़ेंगे, क्रियाविधि में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो युग्मक जनन किसे कहते हैं, जननों में उपस्थित आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन। और शुक्राणु का निर्माण तो किस में होता है भाई, शुक्राणु का निर्माण हमें पता है नर में होता है। तो क्या हो जाएगी परिभाषा कि नर के जनन या बोल सकते हैं नर के वृषण में उपस्थित आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। युग्मक नहीं बोलेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं शुक्र जनन को, ठीक है। वहां हमको कोई नाम नहीं दिया गया था, किसी ना नर का नाम दिया गया था ना मादा का, ठीक है, वहां सीधी मानव जाति की बात की थी। अब यहाँ पर एक लिंग प्राणी का नाम दे दिया है कि नर है, और उसमें जो शुक्र जनन की प्रक्रिया उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो किसे कहते हैं शुक्र जनन, यहां लिख लेते हैं एक बार। नर में उपस्थित या बोल सकते हैं नर के वृषण, सीधा लिख दो, नर के वृषण को टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस में उपस्थित आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रीमोर्डियल सेक्स सेल्स, कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, क्लियर। ये हो गई परिभाषा स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब ये हमारी परिभाषा होगी। अब यहां देखेंगे हम वृषण के बारे में। तो ध्यान रखना, यदि हमें बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ना है, यदि 12th जो बोर्ड है 12वीं क्लास में, यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहां आपको सिर्फ इसकी परिभाषा देनी है, और परिभाषा के बाद इसकी क्रियाविधि बतानी है कि किस प्रकार शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है हमारे कंपटीशन एग्जाम्स की, तो वहां हमें इसकी एक एक चीज के बारे में पढ़ना होता है, क्लियर। तो हम जो पढ़ेंगे वो कंपटीशंस के हिसाब से भी पढ़ेंगे, आपका जो नीट का एग्जाम है उसके अनुसार, ठीक है।
तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि यदि बोर्ड में लिखना हो तो सिर्फ हमें परिभाषा लिखनी है और बाकी इसकी क्रियाविधि, ठीक है। और बाकी हमें कंपटीशंस के हिसाब से पढ़ना है, तो उसमें हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि नर के वृषण में उपस्थित कौन सी आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ये हमने देख लिया, वृषण में उपस्थित होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि वृषण जो है ये कहां उपस्थित होते हैं ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे वृषण नर में, देखो नर में क्या है, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, ठीक है। और जो कहां पाए जाते हैं, हमारी उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। और नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, जो कहां पाए जाते हैं, वृषण कोश में, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो वृषण है ये क्या है, एक संरचना होती है मीजोरकियम। इस संरचना के द्वारा जो हमारी उदर गुहा है या हमारी जो उदर है, वहां उस संरचना के द्वारा क्या है, ये दोनों जुड़े होते हैं। देखो इस प्रकार क्या है कि ये हमारा शरीर है, जो क्या है, ये क्या है, उदर गुहा है, ठीक है, या सीधा बोलते ही उदर है, ये हमारा उदर है, ठीक है। और इस प्रकार क्या है कि ये जो वृषण इस प्रकार उपस्थित होते हैं, क्लियर, ठीक है। कहां पर, वृषण कोश में, वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, एक जोड़ी है, ठीक है। इस प्रकार क्या है कि नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। और ये दोनों वृषण जो हैं, एक संरचना पाई जाती है मीजोरकियम। ये जो संरचना है इसको बोलते हैं मीजोरकियम, मीजोरकियम, ठीक है, इंग्लिश में मीजोरकियम, ठीक है। ये जो संरचना है, इस संरचना द्वारा ये दोनों एक जोड़ी जो दोनों वृषण है वो किससे जुड़े होते हैं, उदर से। तो ध्यान रखना कि मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो उदर के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि जो वृषण है ये एक संरचना पाई जाती है मीजोरकियम। इस संरचना की सहायता से क्या है, उदर से जुड़े होते हैं, हमारी जो उदर गुहा है उससे जुड़े होते हैं, क्लियर। तो इसको लिख लें हम एक बार, मैं ये साफ कर रहा हूं। नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं तथा ये दोनों वृषण उदर से मीजोरकियम नामक संरचना, दोनों वृषण उदर से मीजोरकियम नामक संरचना द्वारा जुड़े होते हैं, क्लियर। जैसा कि मैंने चित्र में बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो ये क्या है, हमारी उदर गुहा है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, वृषण जो हैं वृषण पालियों में या वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। और इनमें क्या है कि एक संरचना पाई जाती है और इसे बोलते हैं हम मीजोरकियम। कौन सी संरचना, मीजोरकियम। इस संरचना के द्वारा ये जो दोनों वृषण हैं वो उदर गुहा से जुड़े होते हैं, क्लियर। अब इसके बाद जो बात करेंगे हम, एक बार ये देख लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे वो क्या करेंगे कि जो वृषण है ये क्या है, इनमें इनका निर्माण के बारे में बात करेंगे या देखेंगे कि इनकी आंतरिक संरचना में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, नर के
वृषण में अनेक शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो एक बात समझो, फिर हम दोबारा से लिख लेंगे। तो भाई देखो, नर का क्या है, ये वृषण है, मान लो वृषण है, ठीक है, बटी बना लेते हैं। तो वृषण में क्या है कि ये जो शुक्र जनन नलिकाएं नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाएं नामक संरचनाएं। कि ये क्या है, वृषण है, और वृषण में क्या है, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं इस प्रकार, ठीक है। तो ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, अब हम इनको एक नलिका के रूप में देखें तो ये क्या है, मान लो शुक्र जनन नलिका है, ठीक है। तो इस शुक्र जनन नलिका की जो बाह्य परत है, ऊपरी जो परत है, इस पर क्या है, एक संरचना पाई जाती है। किसकी? इस पर ट्यूनिका प्रोपेरिया। ये जो क्या है, शुक्र जनन नलिका है, इस पर क्या है, इसके चारों तरफ ये इस प्रकार संरचना होती है। देखो ये जो है गोलाकार, इसे बोलते हैं हम शुक्र जनन नलिका है। ये क्या है, वृषण है, और वृषण में क्या है, अनेक शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और इन शुक्र जनन नलिकाओं के चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, ट्यूनिका प्रोपेरिया। ठीक है, नामक क्या है, एक संरचना पाई जाती है, या ट्यूनिका प्रोपेरिया नामक कोशिकाओं की क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। किस पर? शुक्र जनन नलिकाओं की जो बाह्य भित्ति है या इसकी बाह्य सतह है, इस पर कौन सी, किसकी संरचना, किसकी परत पाई जाती है, ट्यूनिका प्रोपेरिया नामक एक झिल्ली पाई जाती है, या बोल सकते हैं आवरण पाया जाता है, ठीक है। तो किसका आवरण पाया जाता है, ट्यूनिका प्रोपेरिया नामक जो है एक संरचना या आवरण पाया जाता है, किस पर, शुक्र जनन नलिकाओं पर। और इन शुक्र जनन नलिकाओं की अंत्य भित्ति, ठीक है, इन शुक्र जनन नलिकाओं की जो अंत्य भित्ति है, इस पर क्या है, इसकी जो अंत्य भित्ति है, इसको बोलते हैं हम जनन उपकला। क्या बोलते हैं, जनन उपकला। यहां पर ये हम सीधी में देख रहे हैं, यदि इसमें देखें तो ये जो अंत्य भित्ति है, ठीक है, इस अंत्य भित्ति को हम बोलेंगे जनन उपकला, ठीक है। तो भाई देखा हमने कि शुक्र जनन नलिकाओं के बाह्य आवरण पर या इनके चारों तरफ ट्यूनिका प्रोपेरिया का आवरण पाया जाता है, और इन शुक्र जनन नलिकाओं की जो अंत्य भित्ति है, इसमें जनन उपकला का जो निर्माण होता है, किसका, जनन उपकला का निर्माण। जनन उपकला का निर्माण जो होता है वो 2 कोशिकाओं द्वारा होता है। कितनी? 2 कोशिकाओं द्वारा, 2 सेल्स द्वारा होता है, ठीक है। समझना अभी कि ये जो जनन उपकला है, अंत्य भित्ति है, इसमें क्या है, एक जनन उपकला नामक संरचना पाई जाती है, जिसका निर्माण कितनी कोशिकाओं द्वारा होता है, 2 कोशिका। अब वो 2 कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है आपकी कायिक, एक तो होती है कायिक, या बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। क्लियर? और दूसरी जो है वो है जनन कोशिकाएं, जिन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। किनसे किसका निर्माण होता है, इन दोनों कोशिकाओं के द्वारा कौन सी संरचना का निर्माण होता है, जनन उपकला। और ये जो जनन उपकला जो संरचना है या सतह है, कहां पाई जाती है, शुक्र जनन नलिकाओं की अंत्य भित्ति में, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, शुक्र जनन नलिकाओं की जो बाह्य आवरण है, इसके चारों तरफ ट्यूनिका प्रोपेरिया नामक संरचना पाई जाती है, और इसकी अंत्य भित्ति पर जनन उपकला का जो निर्माण होता है वो 2 कोशिकाओं द्वारा होता है। कौन कौन सी है, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका, ठीक है।
तो अब हम देखेंगे कि जनन कोशिका क्या होती है और कायिक कोशिका क्या होती है। तो यहीं पर देख लें कि ये जो कायिक कोशिका है या जनन कोशिकाएं जो हैं, अब इसमें देखेंगे कि सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं या इनके जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, सर्टोली जो कोशिकाएं हैं ये शुक्राणुओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करती हैं, को पोषण व माध्यम प्रदान करती हैं। मोस्ट बात है, ध्यान देने योग्य बात है, पूछी जा सकती है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनका नाम क्या है। तो वो कौन सी कोशिकाएं हैं, सर्टोली जो कोशिकाएं हैं ये क्या है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्लियर। और जो जनन कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण, नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। निर्माण करती हैं। कौन सी कोशिकाएं, कायिक कोशिकाएं। क्लियर। तो एक बार लिख लें हम इनको, ठीक है। तो मैं यहां से ये साफ कर रहा हूं। क्या हो जाएगा कि वृषण में अनेक शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिनकी अनेक शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिनकी जो चारों तरफ से ट्यूनिका प्रोपरिया नामक आवरण से घिरी होती हैं, या बोल सकते हैं शुक्रजनन नलिकाओं पर ट्यूनिका प्रोपरिया नामक आवरण पाया जाता है, ठीक है, घिरी होती हैं, जिसकी अंतः भित्ति में जनन उपकला का निर्माण दो कोशिकाओं द्वारा, या बोल सकते हैं दो प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। जनन उपकला जो है इसका निर्माण दो कोशिकाओं द्वारा होता है। वो कौन कौन सी है, पहली है कायिक या बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। क्या कार्य होता है सर्टोली कोशिकाएं, ये शुक्राणुओं को पोषण व माध्यम प्रदान करती हैं। कौन सी, कायिक या सर्टोली कोशिकाएं। और दूसरी प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो कौन सी हैं, जनन कोशिकाएं। ध्यान रखना, अभी मैंने बताया ये दोनों कोशिकाएं तो निर्माण करती हैं जनन उपकला का, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग प्रकार से पढ़ रहे हैं कि भाई कायिक कोशिका के क्या कार्य होते हैं। तो ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है और माध्यम प्रदान करती है, ठीक है। और जनन कोशिका जो हैं ये नर युग्मक शुक्राणुओं का,
निर्माण करती हैं। क्लियर? तो इनके आपसे कार्य पूछे जा सकते हैं, तो ये मोस्ट बिंदु हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अपना जो अगला पॉइंट है वो क्या होगा? अगला जो पॉइंट है उसको अभी हम चित्र में ही समझेंगे। देखो मैंने अभी आपको ये क्या है, वृषण की संरचना बताई। ठीक है, और इस वृषण की संरचना में ये अनेक क्या है, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में, इनके बीच बीच में क्या है, इनके पास में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग सेल्स। तो ध्यान रखना, ये जो लीडिंग सेल्स हैं ये शुक्र जनन नलिकाओं को पृथक करती हैं, अलग अलग करने का कार्य करती हैं। या बोल सकते हैं जो लीडिंग कोशिकाएं हैं ये शुक्र जनन कोशिकाओं के मध्य पाई जाती हैं, या शुक्र जनन जो नलिकाएं हैं इनके मध्य में पाई जाती हैं। तो सीधी सी बात है, शुक्र जनन लीडिंग कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं जो हैं ये कहां पाई जाती हैं? शुक्राणुओं में पाई जाती है, वृषण में, नर के वृषण में उपस्थित होती हैं। क्लियर? तो अभी क्या बताया कि जो लीडिंग कोशिकाएं हैं इनका ये कहां पाई जाती हैं? शुक्र जनन नलिकाओं के मध्य में या इनके बीच बीच में पाई जाती हैं, अर्थात ये शुक्र जनन नलिकाओं को पृथक करने का कार्य करती हैं। तो ये अभी हम लिखेंगे। तो उसके बाद आती है भाई लीडिंग सेल्स की बात। तो अभी हमने पिछली जो टॉपिक था युग्मक जनन उसमें पढ़ा, जो लीडिंग सेल्स हैं इनका क्या कार्य होता है? ये कोशिकाएं क्या करती हैं भाई लीडिंग कोशिकाएं जो है नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रवण करती हैं। क्लियर? किसका स्रवण करती हैं? नर जो लैंगिक हार्मोन है उसका क्या करती हैं? स्रवण करने का कार्य करती हैं। तो अगला बिंदु क्या हो जाएगा भाई? अगला बिंदु क्या हो जाएगा कि वृषण में उपस्थित शुक्र जनन नलिकाएं आपस में या बोल सकते हैं शुक्र जनन नलिकाओं के मध्य में लीडिंग कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, अर्थात इनके द्वारा पृथक रहती है। कौन? शुक्र जनन नलिकाएं। तो शुक्र जनन नलिकाओं के मध्य में क्या है, कहां? वृषण में उपस्थित होती है शुक्र जनन नलिकाएं अनेकों संख्या में, और इनके मध्य में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिनकी सहायता से या इनके कारण क्या है, ये जो शुक्र जनन नलिकाएं अलग अलग होती हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, ये क्या है? वृषण है। ठीक है, वृषण, और वृषण में क्या है? अनेक शुक्र जनन नलिकाएं। ये क्या है? शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। अब यहां से एक बात और मैं समझाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो ये क्या है? शुक्र जनन नलिकाएं। ये लो लिख देता हूं, जनन नलिकाएं। ठीक है, तो इन शुक्र जनन नलिकाओं के मध्य ये जो स्थान है, इस स्थान में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? लीडिंग सेल्स। ठीक है, ये जो लीडिंग सेल्स हैं ये इनके मध्य पाई जाती है, अर्थात इनके द्वारा ये पृथक रहती हैं। तो अब बात आती है लीडिंग सेल्स किन्हें कहते हैं। तो यहीं पर हम लीडिंग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग सेल्स क्या होती हैं भाई? पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा, लीडिंग जो कोशिकाएं हैं ये नर लैंगिक हार्मोन, लिखना है आपको ये भाई, नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन
का स्रवण करती है। और जब टेस्टोस्टेरोन का स्रवण होने लग जाता है तो क्या होता है भाई टेस्टोस्टेरोन का जब स्रवण होने लग जाएगा तो भाई नर में क्या है, नर लैंगिक हार्मोन या बोलेंगे यौवनारंभ के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो लीडिंग जो कोशिकाएं हैं ये नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रवण करती हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसी में, और ये मैंने आपको समझाया क्या है वृषण की संरचना है। इसमें ये क्या है, गोलाकार शुक्रजनन नलिकाएं हैं। ठीक है, और इन शुक्रजनन नलिकाओं के मध्य में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, लीडिंग कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम अगला जो बिंदु देखेंगे उसमें क्या देखेंगे कि जो नर है वो वृषण जो है, कौन, ये वृषण जो है, वृषण एक अंत्य व बहिस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। क्लियर, ध्यान रखने की बात है, या अंत और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात बताइए, अब हमारा जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने रिपीट किया था HNRNA, अब उसको हम वापस से रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार ये देख लो, फिर मैं ये मिटा दूं, उसके बाद हम वो देखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नर के वृषण में, या सीधा बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जेनेसिस की, या क्या बोलते हैं हिंदी में, शुक्र जनन की क्रिया वृषण में उपस्थित आद, अब वही बात आ रही है वापस रिपीट, वृषण में उपस्थित आद जनन कोशिकाओं, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, प्रीमोर्डियल सेक्स सेल्स, कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है। अगला चरण जो क्या था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है वो वृषण में उपस्थित आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा कई चरणों में संपन्न होती है। दोस्तों क्या, कई चरणों में संपन्न होती है। अब वो प्रक्रिया हम आगे देखेंगे, जो है ये 2 चरणों में संपन्न होती है, वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, देखो चित्र से ही समझो, ये क्या है, नर का वृषण है, और वृषण में क्या है, शुक्रजनन नलिकाएं हैं। ठीक है, और शुक्रजनन नलिकाओं के मध्य या पास में क्या है, कौन सी नलिकाएं पाई जा रही हैं, वो कौन सी कोशिका, लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स। ठीक है, ये क्या है, शुक्रजनन नलिकाएं, जनन नलिकाएं। ठीक है, तो इन लीडिंग सेल्स द्वारा शुक्रजनन नलिकाओं में कौन सी 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही थी, एक तो है सर्टोली कोशिकाएं, एक है कायिक कोशिकाएं। तो कायिक कोशिकाओं जो द्वारा जो शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था, वो शुक्राणुओं का निर्माण परिधि से, अब ध्यान रखना ये जो भाग है, ये वृषण का जो पास का भाग है, इसको बोलते हैं परिधीय भाग। कौन सा, परिधीय भाग। ठीक है, और ये क्या है, ये है केंद्र, ये क्या है, केंद्र है। तो ध्यान रखना, नर में
नर में बोलेंगे या बोलेंगे कशेरुकी प्राणियों में। किनमें? कशेरुकी प्राणियों में शुक्राणुओं का निर्माण परिधि से केंद्र की तरफ होता है। मतलब ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इनमें उपस्थित कायिक जनन कोशिकाओं द्वारा जो शुक्राणुओं का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो ये जो शुक्राणु हैं वो यहाँ से परिधि से इन शुक्र जनन नलिकाओं से किधर की साइड गति करेंगे? इस केंद्र वाले भाग की तरफ, इस प्रकार गति करेंगे। इस प्रकार ये गति करके क्या है? केंद्र की तरफ चले जाएंगे। और कशेरुकी प्राणियों में इस प्रकार के शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? होलोजोनिक या पूर्वजीनी शुक्राणु उत्पादन कहते हैं। किस प्रकार के? कि जब शुक्राणुओं का निर्माण वृषण के परिधीय भाग से केंद्र की तरफ, भाई शुक्रजनन नलिकाओं में जो शुक्राणु बन रहे थे वो क्या है? वृषण में उपस्थित जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, कायिक जनन नलिका कोशिकाओं द्वारा निर्मित किए जा रहे थे। और निर्मित होने के बाद ये जो शुक्राणु हैं ये क्या है कि वृषण के परिधीय भाग से केंद्र की तरफ गति कर रहे थे, इधर की तरफ, ठीक है, यहां से इधर की तरफ गति कर रहे थे। तो इस प्रकार के शुक्राणु उत्पादन को हम कैसा शुक्राणु उत्पादन कहते हैं? पूर्वजीनी या होलोजेनिक स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुओं का उत्पादन कहते हैं। क्लियर? अब उसके बाद अगला और एक और बिंदु इसी से संबंध, देखो ये क्या है? स्पर्म है, वृषण, ठीक है। वृषण में क्या है? शुक्रजनन नलिकाएं हैं। तो ये तो बात की कशेरुकी प्राणियों की। किनकी? कशेरुकियों की, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। कशेरुकी प्राणियों में इस प्रकार के शुक्राणु उत्पादन को क्या कहते हैं? होलोजोनिक या पूर्वजीनी शुक्राणु उत्पादन कहते हैं। अब बात कर रहे हैं हम निमेटोड्स की। किसकी? निमेटोड्स, या बोल सकते हैं निम्न कोटि के जो प्राणी हैं, या बोल सकते हैं निम्न कोटि के प्राणी कौन कौन से हो सकते हैं? कीट जैसे। तो कीट या निमेटोड्स में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो क्या है कि ये जो केंद्र भाग है इससे और इसके परिधीय भाग की तरफ होता है। मतलब जो शुक्राणु बनेंगे और बनने के पश्चात कहाँ गति करेंगे? केंद्र भाग से परिधीय भाग तक की तरफ गति करेंगे, इस तरफ, मतलब इस तरफ, इसके केंद्र से और परिधि की तरफ। ये जो केंद्र भाग है इससे कहाँ? परिधि भाग तक की तरफ गति करेंगे। और इस प्रकार के शुक्राणु उत्पादन को कहते हैं क्या? इसको तो बोलेंगे होलोजोनिक, इसको बोलेंगे टीलोजोनिक शुक्राणु उत्पादन कहते हैं। क्लियर? तो एक बार इनको लिख ले हम, चलो इनको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई कि कशेरुकी प्राणियों में, मानव में या कशेरुकी प्राणियों में वृषण की परिधि से केंद्र की तरफ होता है, ठीक है। क्या होता है कि मानव, एक बार रिपीट करते हैं, मानव में शुक्राणुओं का निर्माण क्या होगा भाई? मानव में शुक्राणुओं का निर्माण परिधीय भाग से केंद्र की तरफ होता है। तो इस प्रकार के शुक्राणु उत्पादन को होलोजोनिक या क्या बोलेंगे? पूर्वजीनी शुक्राणु
उत्पादन कहते हैं। क्लियर? किन में? मानव में या कशेरुकी प्राणी में। अगला बिंदु क्या हो जाएगा कि निमेटोड्स या कीटों में जो शुक्राणु का निर्माण है, ठीक है, कीटों में स्पर्म्स का निर्माण केंद्र भाग से परिधि की तरफ होता है, अतः इसे टीलोजेनिक शुक्राणु उत्पादन कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो क्या है? संपन्न होती है, या टीलोजेनिक या बोल सकते हैं समीपस्थ नहीं, ठीक है, इसको बोलेंगे टीलोजेनिक शुक्राणु उत्पादन कहते हैं, और इसको होलोजेनिक शुक्राणु उत्पादन। मतलब जैसा कि मैंने चित्र में बताया कि मानव में या कशेरुकी प्राणियों में तो शुक्राणुओं का जो उत्पादन होगा वो केंद्र भाग से या दूर भाग से नजदीक भाग की तरफ। क्या बताया कि भाई कशेरुकियों में तो क्या है, इस परिधि से केंद्र की तरफ हो रहा था, ठीक है। तो इससे तो हम बोल रहे थे कि भाई होलोजेनिक या पूर्वजीनी, मतलब इसमें दूरस्थ भाग से और समीपस्थ भाग की तरफ शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था। लेकिन निमेटोड्स और कीटों में बताया कि इनमें जो शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है वो समीपस्थ भाग से दूरस्थ भाग की तरफ, अर्थात केंद्र से परिधीय भाग की तरफ शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था। तो इस प्रकार के शुक्राणुओं के निर्माण को हम टीलोजेनिक शुक्राणु या शुक्राणु निर्माण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रियाविधि, मतलब नर में शुक्राणुओं के निर्माण कितने चरणों में संपन्न होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है ये क्या है, 2 चरणों में संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है, और उन चरणों को हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।